वेलकम बच्चों। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है। बेटा कार्बोनेटेड कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। चलो आज इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फटाफट से। कार्बन क्या है? कार्बन इज एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका है बच्चे 2 और 4, यानी कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़ गए? 4 इलेक्ट्रॉन पड़ गए। ठीक, तो इसकी वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या है? अच्छा मैं इसको समझाती हूँ, ये मैं बाद में लिखती हूँ, जो एक सेकेंड। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़ गए? 4। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करता है। अगर बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, अपना ऑक्टेट उसका क्या है? कंप्लीट है। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, तो वो डुप्लेट। ठीक है, डुप्लेट फॉर्मेशन। ओके, तो इसके आउटर शेल में पड़े हुए 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? गेन कर दे। ठीक है, ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करें? गेन करें। लेकिन दोनों ही पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक लाइन में याद करवाते हैं। देखिए बेटा, कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कार्बन का जो साइज होता है ना, वो छोटा होता है। ये दोनों में ही तुम एक ही रीजन फिट कर सकते हो। अभी समझाते हैं क्या होता है। साइज ऑफ कार्बन कहां पे लिखे? यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करके लिख लेना। साइज ऑफ कार्बन इज वेरी स्मॉल। ओके, बहुत छोटा होता है। अब इस छोटी सी जगह पे, अब मान लो कि ये पड़ गया न्यूक्लियस। ठीक है, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे तो के में कितने पड़ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले में कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, साइज छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है न्यूक्लियस हमारा, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस है ये हमारे पास। ओके, अब 4 इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाले में है, और मैं कह रही हूं कि 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे? गेन कर ले। तो क्या कितने बन जाएंगे? 8। यही तो चाहिए। क्या होगा, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से तुम एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां लगा दोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो इसके साथ दंगल मचा देंगे कि भैया एक और कहां से आ गया। कैसा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है ना, जगह छोटी और वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? 4। और यहाँ पे तुम एक इलेक्ट्रॉन और लाके रखने की कोशिश कर रहे हो। अभी तो 4 रखने हैं, हमने तो सिर्फ एक ही रखा है। ठीक है, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। और ये रिपल्सिव फोर्स कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये भगाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो और बाकियों को ले आओगे तो क्या होगा? अब सुनो, 2 और 4 तो थे ही, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने और ऐड कर दिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने पड़े हुए हैं? कम। इसके मुकाबले क्या है? कम। कितने होने चाहिए? 6। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अकेला नहीं संभाल पाएगा। अकेला मतलब अगर अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना पूरा नहीं रख पाएगा। पहला कारण समझ में आया कि अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रख पाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, बाहर आपस में ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना तो संभव है ही नहीं। तो कारण अगर तुमसे पूछा जाए तुम क्या लिखोगे? स्मॉल साइज है और बाहर वाले शेल में और इलेक्ट्रॉन अगर हम बिठाने की कोशिश करें तो क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स वहां फिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब मैं कहती हूं कि रिलीज कर दे, छोड़ ही दे, तब भी क्या होगा बेटा? साइज क्या है? स्मॉल है ना। ड्यू टू स्मॉल साइज, पहला रीजन तो यहीं पे आ गया। तो स्मॉल साइज में होगा क्या? ये बड़ा न्यूक्लियस, ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठा के मैं बाहर फेंक दूं, एक इलेक्ट्रॉन उठाऊं, मैं हटा दूं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो बाहर कितने? बाहर वाले शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब उन 3 इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस क्या करेगा? और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। साइज छोटा हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस से
इस वाले शेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से खींचने की कोशिश करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचने की कोशिश करेगा, साइज छोटा होगा, फिर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। तो स्मॉल साइज की वजह से ना तो चार इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, बार बार इसके बीच में क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये क्या काम करेगा, कौन सा ऑप्शन बच गया इसके पास, तो ये काम ये करेगा कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी ऐसे के साथ जाके मिल जाएगा जिसके पास और इलेक्ट्रॉन्स है, यानी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऐसे के साथ जाके मिल जाएगा जो जिसके साथ आसानी से ये क्या कर जाए, शेयर, भैया तू भी खुश मैं भी खुश, दोनों एक जगह पे एकोमोडेट हो जाते हैं, राइट। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्डिंग, मतलब ऐसा करते टाइम एक बॉन्ड तैयार करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आदान प्रदान करते टाइम पे एक बॉन्ड तैयार करते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, याद है पहले हमने किया था आयनिक बॉन्ड के बारे में किया था, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोवैलेंट, कोवैलेंट यानी एक ही जगह पे दोनों, को लग गया, को एग्जिस्टिंग। ओके, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा, यानी कि क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन को अगर मैं यहाँ पे इसके कन्फिग्रेशन में लिखूं, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4, तो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मिल जाएगा कि यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लो कि हाइड्रोजन में कितना होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बन गया। देखो अब सिर्फ कार्बन की बात सोचो, हाइड्रोजन को अगर मैं इधर हटा दूं तो कार्बन के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8, खुश। अगर एक हाइड्रोजन की बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसमें कितने, इस हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2। क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, एक ही जगह पे तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया। ठीक है जी, ओके। अब आ जाओ, कार्बन जो है वो अर्थ के क्रस्ट में कितना पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, 0.2% है, बहुत कम, यस बहुत कम, फिर भी वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, 0.3%। एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, 0. कार्बन डाइऑक्साइड गैस सुना होगा ना, यस ओके। एटमॉस्फेयर में कितना, 0.3%। ठीक है, लेकिन फिर भी जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, सब में कार्बन पाया जाता है। प्लांट, एनिमल, कार्बन डेटिंग सुना है, कार्बन डेटिंग सुना है, जिससे एज का पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग, हड्डियों में कितना कार्बन, ओके। ठीक है, तो बेटा जी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं आर मेड अप ऑफ कार्बन, मेड अप ऑफ कार्बन, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और हर वो चीज जिसमें कार्बन मौजूद है या कार्बन कंपाउंड मौजूद है, जिसमें कार्बन कंपाउंड मौजूद है, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल पे मैं लिखवा देती हूँ, एक बार मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी लिख डालो जरा, 4 पॉइंट हो गए। एग्जांपल में मैंने क्या क्या दे दिया, विटामिन, प्रोटीन, शुगर, कितना शुगर का फॉर्मूला ध्यान है बेटा, क्या फॉर्मूला हमने किया था, C12H22O11 है ना, देखो C12H22O11 दिख रहा है ना। पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल मेन कंपोनेंट होता है पेट्रोल का, क्या, C8H18, यस। ठीक है, कितने नाम बताऊं, बहुत सारे नाम बता सकते हैं, बहुत सारी, हमारी डेली लाइफ में कार्बन हर जगह पे है, कपड़ों में है, नाइलॉन, पॉलिस्टर, राइट, कितने नाम ले आपके पास, तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं। हाँ, मैं बोल रही थी कार्बन कंपाउंड की एक डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, कार्बन कंपाउंड का एक अलग से डेफिनेशन लिख लो, कार्बन कंपाउंड, ये 4 पॉइंट से अलग रखना बच्चे, कार्बन कंपाउंड अलग से नोट डाउन कर डालो। कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जितने भी लिविंग हमारे पास एनिमल, प्लांट्स मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। अरे मैंने कार्बन कंपाउंड बोला बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी मैं भी कह रही क्या करवा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चे, जो भी कंपाउंड कार्बन बेस होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन एक हमारे पास हो ही, कार्बन का कुछ ना कुछ हो ही। ठीक है, डेफिनेशन लिख डालो, ऑल द लिविंग थिंग्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, all living things made up of
या ऑल थिंग्स मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, कार्बन बेस्ड कंपाउंड इज टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो, समझ में आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात सुनते ही दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि वहां पे भैया कुछ ना कुछ कार्बन तो होगा ही, बिल्कुल होगा। ठीक है जी, ठीक है। चलो इसका 5वां पॉइंट करते हैं। आ जाओ, इसको अलग से रखना। कार्बन कंपाउंड मैंने गलती से बोल दिया था, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन का कुछ ना कुछ मौजूद हो, कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ओके फाइन। अब आ जाओ 5th पॉइंट पे। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में, किसके, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज टेट्रावैलेंट। क्या? टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। ओके, कौन सा पॉइंट? 5th पॉइंट। टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंट क्यों ऐसा बोला हमने? टेट्रावैलेंट हमने इसलिए बोला क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद। ओके ओके बेटा जी, यहां तक समझ में आया? और ये 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी है? 4 है। तो बेटा जी इसका ना एक बढ़िया प्रॉपर्टी निकल के आती है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। क्या कहते हैं इसको हम? कैटिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन। आपस में ही जुड़ जाते हैं, आपस में ही जुड़ जाते हैं एक कार्बन दूसरे से। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ना इसका बड़ा वर्सेटाइल नेचर होता है, किसी के साथ भी जाके जुड़ जाता है, फ्रेंडली नेचर होता है। ठीक है, और खुद से भी जुड़ जाता है। ठीक है, कैटिनेशन, कैटिनेशन कैसे याद रखेंगे? सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन अकेला यही नहीं, और भी हैं एलिमेंट्स जो इस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। खुद से ही खुद जुड़ जाते हैं, खुद से ही खुद जुड़ जाते हैं। ओके, समझ में आ रही बात? अब कैसे? हाँ देखो, यानी ये जो कार्बन है ये ऐसे एक से जुड़ जाएगा। मैंने क्या बोला? और भी ऐसे एलिमेंट हैं जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते जितने की कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। आपस में ही क्या कर जाती हैं? ये बॉन्डिंग कर जाती है, और इसी वजह से इसके ना लॉन्ग चेन भी बनते हैं, ब्रांच चेन भी बनते हैं, रिंग स्ट्रक्चर भी इनका बन जाता है। समझ रहे हो? ओके, तो देखो बेटा जी, कहने का मतलब ये कि डेफिनेशन यहां से देख के लिख डालो बेटा। दिस इज द प्रॉपर्टी, कैटिनेशन क्या होती है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बाय विच एटम बाइंड्स विद अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, सेम एलिमेंट से ही क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और कौन से बॉन्डिंग के थ्रू? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा। ये इसको खास बनाता है। ठीक है, तो देखो इसके अगर हम बात समझें तो देखो लॉन्ग चेन बनाते हैं पहले। देखो अभी इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। देखिए कार्बन है 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पड़ गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इधर जो है वो फिर फर्दर जुड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? यानी कि ये इस तरह से तुम कितने ही कार्बन जोड़ते चले जाओ बेटा, इस फॉर्म में ना तुम कितने ही कार्बन जोड़ते चले जाओ। ठीक है, तो ऐसे हम कितने कार्बन जोड़ सकते हैं? देखिए ना, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर नीचे, ऐसे जोड़ते चले जाओ। ठीक है, ये n लॉन्ग चेन बना देगा। कितने ही नंबर जोड़ते चले जाओ खुद ही से जुड़ के। ठीक है, अच्छा ये नहीं यहाँ नहीं लगाया। ओके, देखो 4 करके चलते चले जाओ ना, किसी भी इसको उठा लो। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 4। ब्रांच चेन यानी कि आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे ये सी लगाते चले जाओ। हाँ, यहाँ पे सी लगाओ। देखो ये ऐसे बनता चला जाएगा। अभी हम करेंगे ना अगले वीडियो में, हम इसके एलोट्रॉप्स के बारे में करेंगे। एलोट्रॉप क्या होती है? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बस दिखने में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? ओके, तो देखो ये यहाँ पे मैंने ऊपर भी 1 कार्बन लगा दिया, नीचे भी 1 कार्बन लगा दिया, और कार्बन तुम यहाँ पे अगर जोड़ देते भैया, और कार्बन यहाँ पे अगर तुम जोड़ देते तो यहाँ पे भी इसके ब्रांच बनते चले जाते। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। क्या फॉर्म कर रहा है? ब्रांच। ऊपर नीचे लड़ियां से तैयार कर रहा है ना, ब्रांच तैयार कर रहा है, ब्रांच चेन। ठीक है, लिख लो पूरा।
और रिंग स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से। कैटिनेशन खुद ही से जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। रिंग स्ट्रक्चर कैसे, ये देखो जैसे कार्बन है, ठीक है, अब मैं इसकी यहाँ पे क्या बना दूंगी, मैं यहाँ पे 4 बना दूंगी ना, देखो देखो देखो, अरे रुको रुको रुको, ऐसे भागो नहीं, 2 हो गए, और कितने चाहिए, और 2 चाहिए, तो लगा दो यहाँ पे, और 2 लगा दो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक कार्बन और जोड़ दो, बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, कैसा बना, रिंग सा दिख रहा है कि नहीं, है ना, ऐसे ही बना देगा। ये क्या बना देगा, कर्व्ड रिंग। कैसा बनाना स्टार्ट कर देगा, रिंग बनाना स्टार्ट कर देगा। इसके नीचे और कार्बन लगा सकते हैं, 2 इधर 2 उधर, तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बनाएगा बेटा, फाइन, ठीक है। वैलेंसी कैसी, टेट्रावैलेंसी, ठीक है, ठीक है। और क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, वर्सेटाइल नेचर का है, ठीक है जी, ठीक है। बस अभी आज के वीडियो में इससे ज्यादा नहीं करेंगे, एक छोटी सी बात और कर लो, अकरेंस ऑफ कार्बन कर लो। आज कार्बन का ही सारा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया ना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको, ओके, करो 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 भैया, सारा लिखो, समझो। कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर देना, ओके फाइन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कैसे मिलता है, कार्बन 2 स्टेट में मिलता है, ठीक है, फ्री स्टेट में भी मिलता है, किसमें, फ्री स्टेट में भी मिलता है, और बाउंड स्टेट में भी मिलता है। कार्बन दोनों स्टेट में मिलता है बच्चे, फ्री स्टेट में या कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड, दोनों स्टेट में मिलता है। अगर फ्री स्टेट की बात करें बालक, ठीक है, ये लकड़ी पकड़ी सब कार्बन, ठीक है, फ्री स्टेट की अगर बात करें तो फ्री स्टेट का मतलब होता है कि यानी कि इसमें जो हमारा एलिमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा। क्या होगा, कार्बन फ्री स्टेट में, यानी किसी और के साथ नहीं, अपना ही, ठीक है, अपने ही साथ जुड़ा हुआ हो। फ्री स्टेट में कौन कौन सी मिलती है हमें, ग्रेफाइट और डायमंड। एक रिसेंट डिस्कवरी में आया था बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है, ठीक है, सुनने में अजब लगता है, आप फुलरेंस ही बोल सकते हैं, फाइन, इसको करेंगे, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और बेटा कंबाइंड स्टेट की अगर बात करें ना, तो कार्बन इज प्रेजेंट, मींस जो कंबाइंड स्टेट में जो होगा उसमें कार्बन दूसरों के साथ कंबाइन किया हुआ होगा, ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है, विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। या कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि कार्बन इज कंबाइंड with other element to form compound। अभी देखो शुगर की बात कर रही थी मैं, है ना, शुगर कितना, C12H22O11, ठीक है, मैंने कहा पेट्रोलियम का मेन कंपोनेंट होता है हमारा C8H18। देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ, तो जब कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ मिलके कुछ नया सा तैयार कर देगा तो उस स्टेट को, कार्बन की उस अवस्था को हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चे, कंबाइंड स्टेट, ठीक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो सुना है ना, CO2 सुना है, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा भाई, ठीक है। क्या हो रहा है, कार्बन किसके साथ मिला हुआ है, ऑक्सीजन। यहाँ पे सिर्फ ये कार्बन की ही लड़ियां बनाएगा और यहाँ पे कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ के उसका अपना कंपाउंड बना देगा, ठीक है बेटा, ठीक है, यहां तक करके रखिएगा। कल हम एलोट्रॉप ऑफ कार्बन करेंगे, ठीक है, कल हम एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा, हम इनके बारे में कल पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, प्रैक्टिस करते रहना।